सरकारी फरमान जारी हुआ है फल वालों के लिए कि कावड़ियों को पता चलना चाहिए अब्दुल की दुकान तो नहीं है। मेरा सवाल सरकार से ये कौन तय करेगा, संबित जो आम बेच रहा है कहीं उस बाग का मालिक मुसलमान तो नहीं है। नफरत के खेतों में मोहब्बत के बीज बो दिया, सुना है कि मंदिर ढहने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता ने धो दिया। किसी के बाप की नहीं अयोध्या और राम लला का धाम है, और बिना कैमरों के मत्था टेको, यहाँ राजनीति का नहीं कोई काम है। मोदी जी के लिए भगवान राम भी उनके बिजनेस की तरह थे और बिजनेस आइडिया की तरह थे। जब नहीं चले तो उन्होंने आइडिया बदल लिया। नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लोकसभा का चुनाव देश में खत्म हो चुका है। अब बारी है उपचुनाव की। 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा की, और उसके बाद 2027 की बड़ी लड़ाई उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच में हम आपके सामने लेकर आए खास मेहमान को, चंद्र प्रकाश, जो कि लेखक है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जो लाइनें हैं, जो उनके शब्द हैं, उससे पॉलिटिकल सटायर कह सकते हैं, या फिर पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से कटाक्ष कह सकते हैं, या फिर समाज को एक आईना दिखाने की कोशिश करते हैं लगातार। इससे पहले भी आपने भारत एक सोच पर इनके वीडियोस देखे होंगे चुनाव के दौरान के, उसमें इन्होंने अपनी लाइनों के जरिए बहुत कुछ कहने की कोशिश की थी। आज हमने सोचा इनको एक बार फिर से जोड़ा जाए, आपके सामने लेकर आए, और एक बार फिर से जो आजकल के जो करंट मुद्दे चल रहे हैं राजनीतिक तौर पर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो उथल पुथल मचा हुआ है, उसको लेकर उनसे बातचीत की जाए। तो चंद्र प्रकाश, बहुत स्वागत है आपका। और अभी तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है, चाहे वो सरकार की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी संगठन की बात करें। अखिलेश यादव 37 सांसदों के साथ पहुंच गए हैं लोकसभा के अंदर। कांग्रेस पार्टी 6 सीटें जीत कर आई है, वो भी अपने आप को कह रही है कि बहुत अच्छा हमने प्रदर्शन किया है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो इस वक्त चल रहा है चंद्र प्रकाश कि भाई, आप जो आपकी दुकानें हैं मुजफ्फरनगर में या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां पर अपना नेम प्लेट लगाइए, अपनी पहचान बताइए। तो हम शुरू वहीं से कर लेते हैं। क्या ये जो सब कुछ चल रहा है उस पर कुछ लिखा है आपने, और अगर लिखा है तो जरूर दर्शकों को एक बार सुनाएं। मैं जिस दिन ये मुद्दा चल रहा था उसी दिन मैंने एक लाइन लिखी थी कि सरकारी फरमान जारी हुआ है फल वालों के लिए। ज्यादातर फल ही कंज्यूम करेंगे, मतलब का इस धार्मिक उसमें। तो मैंने एक लाइन लिखी कि सरकारी फरमान जारी हुआ है फल वालों के लिए कि कावड़ियों को पता चलना चाहिए अब्दुल की दुकान तो नहीं है। सारा खेल यही है कि जिस तरह बैकफुट पर आ गए हैं तो सोच रहे, हमने भी सोचा था शायद अब हिंदू मुस्लिम से थोड़ा हटके आएंगे, लेकिन वही पुराना जिन निकाल कर लाए। तो वहां से लाइन है कि सरकारी फरमान जारी हुआ है फल वालों के लिए कि कावड़ियों को पता चलना चाहिए अब्दुल की दुकान तो नहीं है। और मेरा सवाल है सरकार से, ये कौन तय करेगा, संबित जो आम बेच रहा है कहीं उस बाग का मालिक मुसलमान तो नहीं है। आप लिख दिए कि चलिए ठेले वाले को तो हो गया डायरेक्ट, लेकिन आपको भी पता है कि फल से लेके कोई भी अन्य चीज वो मंडियों से आती है, या एक उसके ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट निकली और वहीं पर आ गई। तो अगर आप अभी पेपर लीक की जांच तो करवा नहीं पाए, अब उसके बीच में ये मैंगो लीक आ जाएगा, क्योंकि ये भी इनसे नहीं हो पाएगा कि ये मंडियों में जाकर एक मतलब कंफर्म हो कि हाँ इस फल में सिर्फ हिंदुओं का हाथ है, ये इनसे वो भी नहीं हो पाएगा। एक बार फिर से ये लाइनें जरा सुनाइए शुरू से दर्शकों को। कि सरकारी फरमान जारी हुआ है फल वालों के लिए कि कावड़ियों को पता चलना चाहिए अब्दुल की दुकान तो नहीं है। मतलब वो अपनी भाषा में कुछ भी कहे, लेकिन मंशा यही है हिंदू मुस्लिम को लेकर। सरकारी फरमान जारी हुआ है फल वालों के लिए कि कावड़ियों को पता चलना चाहिए अब्दुल की दुकान तो नहीं है। मेरा सवाल सरकार से, ये कौन तय करेगा, संबित जो आम बेच रहा है कहीं उस बाग का मालिक मुसलमान तो नहीं है। ठीक बात है, और बड़ा मैसेज देने की आपने कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में ये जो बदलाव हुआ है, समाजवादी पार्टी इतनी सीटें जीतकर आ गई है, ये तो लोग कह रहे थे कि भाई सपा के लोग को भी नहीं पता होगा कि इतनी सीटें आ रही हैं। और एक ये जो सरप्राइज सामने आया है, इस सरप्राइज को कैसे देखते हैं आप लोग जो लेखक हैं, कवि हैं, या फिर जो अपने अपनी अपनी लाइनों से लोगों को आकर्षित करते हैं, वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, लाइन से हटकर आपने कहा सरप्राइज है। सरप्राइज इसलिए हम लोगों को मालूम चला क्योंकि जिस तरह के गोदी मीडिया है, तो पता नहीं चलने दिया उसने कि अंदर इतना करंट है। तो उससे भी ज्यादा सरप्राइज हुए, क्योंकि जिस तरह के एग्जिट पोल आए थे, तो हम देख रहे थे कई जो भी एनालिसिस करने वाले पत्रकार हैं,
उन लोगों ने जातिगत एक जोड़ लिया कि धर्म से अगर प्रेरित है, लेकिन जिंदा इंसान का मतलब है वो कुछ प्रतिक्रिया देगा। जिंदा इंसान है तो 10 सालों में अगर उसने वोट भी दिए, उसे सही नहीं लगी तो वो टर्न भी होगा, और उस फैक्टर को ज्यादातर लोगों ने नकार दिया। और उसके अलावा एक जो बीजेपी के अंदर अहंकार आ गया था, जिस तरह अखिलेश यादव जो है, अगर किसी मंदिर गए, मंदिर को धुलवाया, तो उस बात से भी तमाम ऐसा वर्ग है जो दलित है, जो पिछड़ा है, उसको आज भी जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जब जिन्हें पुरानी चीजों की समझ है, वो जानते हैं कि हमने इस दंश को सदियों सदियों झेला है। वहां से भी मैंने एक लाइन लिखी थी कि नफरत के खेतों में मोहब्बत के बीज बो दिया। नफरत के खेतों में मोहब्बत के बीज बो दिया, सुना है कि मंदिर देने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता ने धो दिया। तो जिस तरह उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट आए हैं वो मतलब सबकी समझ के परे थे, किसी ने शायद इस तरह का कोई अनुमान नहीं किया था। अयोध्या के लिए कुछ लिखा है कि नहीं? अयोध्या में तो बड़ी जीत हुई है अयोध्या समाजवादी पर। अयोध्या के लिए एक लाइन मेरी बहुत वायरल भी हुई थी, वहीं से शुरू करते हैं। मैंने एक लाइन लिखी थी कि किसी के बाप की नहीं अयोध्या, और राम लला का धाम है, और बिना कैमरों के मत्था टेको, यहाँ राजनीति का नहीं कोई काम है। तो अयोध्या ने ये स्पष्ट किया कि जिस तरह आप चलिए मान के एक बार फिर से चंद्र प्रकाश, एक बार फिर से ये लाइन। हाँ, कि किसी के बाप की नहीं अयोध्या, राम लला का धाम है, बिना कैमरों के मत्था टेको, यहाँ राजनीति का नहीं कोई काम है। और एक दूसरी लाइन थी, क्योंकि उसी दिन आपने देखा होगा कि मोदी जी ने जो अपने भाषण की शुरुआत है वो जय जगन्नाथ बोलकर करी थी, तो वो भी मैंने उसी टाइम लिखी थी। तो मैंने लिखा था कि बांटने की राजनीति करने वाले अब हम साथ साथ कहने लगे, बांटने की राजनीति करने वाले अब हम साथ साथ कहने लगे, अयोध्या ने 440 वोल्ट का झटका क्या दिया, जय श्री राम छोड़कर जय जगन्नाथ कहने लगे। तो ये एक लाइन थी, एक सटायर था, लेकिन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने जो महसूस किया कि मोदी जी के लिए भगवान राम भी उनके बिजनेस की तरह थे, और बिजनेस आइडिया की तरह थे। जब नहीं चले तो उन्होंने आइडिया बदल लिया। लोग उसे पता नहीं किस तरह देखते हैं। मेरा ये मानना है भाई इतना विकास कर दिया अयोध्या का, रामनगरी का इतना विकास किया है बीजेपी ने, आप कह रहे हो सटायर मार रहे हो आप, ऐसे कैसे? देखिए, विकास पर आप विकास पर एक लाइन ले लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगी कि जैसी करनी वैसी भरनी, भगवान के हाथों बहुत बढ़िया इंसाफ हो जाता। जैसी करनी वैसी भरनी, भगवान के हाथों बहुत बढ़िया इंसाफ हो जाता। कहीं ये बरसात 2 महीने पहले हो जाती तो देश से इनका सुपड़ा साफ हो जाता। आप विकास बता रहे हैं, विकास ने किस तरह हाथ खड़े किए आपने देखा है। अगर कोई चीज 6 महीने नहीं चल पा रही है, 6 महीने से ज्यादा, एक चीज यह है कि जिस तरह शंकराचार्य लोगों ने कहा कि विधि से होना चाहिए, तो उन्होंने विधि का कहीं पर भी पालन नहीं किया। उनको इतनी जल्दी थी चुनाव में उस मुद्दे को भुनाने के लिए कि ये नहीं देखा कि इसकी गुणवत्ता कितनी है, क्या एक टिकेगी, कुछ नहीं। बस हमको एक बिल्कुल होता है ना कि एक्टिंग वाला सेट मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपना कार्यक्रम आगे चला। तो अगर ये बरसात 2 महीने पहले होती तो तस्वीर दूसरी होती आपके। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, क्योंकि धार्मिक आधार पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी थी, और अगर वहां उसे भी नहीं डिफेंड कर पाते, रोजगार पर बात नहीं कर सकते हैं, महंगाई पर बात नहीं कर सकते हैं, सीमा सुरक्षा पर बात नहीं कर सकते, तो वही एक चीज थी। और खूब बात हुई चंद्र प्रकाश, संविधान के इस चुनाव में खूब बात हुई है। देखिए, संविधान के लिए एक स्पेशल लाइन है, और वो सटायर से कहीं ज्यादा सच्चाई है। और जो भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको मेहनत करनी चाहिए इस बात पर। मैंने उसके लिए एक लाइन लिखी थी कि संविधान को लेकर कि दिल में रहम भले ही ना हो जी, मगर घड़ियाली आंसू बहाना पड़ता है। दिल में रहम भले ही ना हो मगर घड़ियाली आंसू बहाना पड़ता है। जनता अगर एकजुट होकर सबक सिखाने पर उतर आए तो संविधान के आगे सर झुकाना पड़ता है। संविधान को आगे सर वो झुकाना नहीं चाहते थे, तो परिणाम है, परिणामों ने मजबूर किया ये संदेश देने के लिए। और आज भी मैं तमाम चैनलों पर मैंने ये जो परमांस आचार्य लोगों के बयान देखे, वो आज भी कहते हैं कि मतलब कि आप सांसद खरीदिए और संविधान को मिटाइए। तो संविधान को माथे से लगाना भी एक एक्टिंग ही है, क्योंकि उसके बाद देखिए संसद में माइक बंद रहा। संविधान को माथे लगाने का मतलब
आरोप प्रत्यारोप बहुत लगे, लेकिन अब और कुछ लिखा है आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, अखिलेश यादव को लेकर, इंडिया गठबंधन को और लेकर, मैंने एक या चीज फिर लिखी विपक्ष थी, को एक लेकर, चीज या आप बीजेपी को लेकर? जी आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि उस समय बैनर आए थे जिसमें जो है मोदी जी भगवान राम को ऐसे मतलब लेके जा रहे थे। वो हम्म मतलब मुझे इतना अजीब लगा था कि एक वहां से दो लाइनें हैं। पहली लाइन हम्म ये है कि रावण का तो वध किया था और हम्म इनका भी अहंकार तोड़ दिया। रावण का तो वध किया था और इनका भी अहंकार तोड़ दिया। ये हाथ पकड़कर अंदर लाए थे, प्रभु ने कान पकड़कर बाहर छोड़ दिया। बिल्कुल। जी जी बहुत शुक्रिया, जी और जी। आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। कुछ और लाइनें जब आपकी तैयार हो जाएंगे तो आपको एक बार फिर जोड़ेंगे और एक बड़ा मैसेज देने की आप कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया। भारत एक सोच देख रहे थे आप, देखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया।